हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के 12th क्लास का एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर 11th क्लास के एक चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन का एक तरह से आगे का चैप्टर मान सकते हैं। इसको हम एप्लीकेशन है ये रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर की। देखते क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो जैसे हम नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रो यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब से रिलेटेड ये चैप्टर है। आज जब बात चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की, करंट की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर की। तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो सब्सटेंस कौन से होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो को या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को। और ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है, ये हो सकता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा हो। यानी कि हम कहें सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर, और जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से ये हो जाएंगे नॉन कंडक्टर्स। तो यहां पर हम देखें substance which do not allow any electric current to pass through them are called non conductor और insulators। अब ये कंडक्टर जो होते हैं ये कितने टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला जो कंडक्टर का टाइप है वो है मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर यानी मेटल्स, और मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करते हैं। तो यहां पर हम देखें इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूव करने के लिए फ्री होते हैं, और उसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाते हैं। और ये यहां पर कहें फेराडेज लॉ इज नॉट फॉलोड। फेराडे लॉ जो होता है वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है, ये तो मेटल तो सॉलिड होते हैं। रेसिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंडक्टर्स का या मेटेलिक कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज होता चला जाता है। हालांकि यही अगर हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर में अपोजिट होता है। वहां अगर आप हीट इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। नेक्स्ट देखें, इसके एग्जांपल हैं मेटल्स, एलॉय, ग्रेफाइट्स, ये सब मेटेलिक कंडक्टर के एग्जांपल। नेक्स्ट जिसके हम यहां स्टडी करने वाले हैं, इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, वो है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सॉल्यूशन, तो यहां हम कहें इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होगी किस वजह से। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द फ्री आयंस इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनकी एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट के अंदर जो फ्री आयंस होंगे, यहां पर जो फ्री आयंस की मूवमेंट होगी, इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी, जो कंडक्टेंस होगी, इसी को हम कह देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। नेक्स्ट है आयंस आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एट द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड इसमें अप्लाई करेंगे, एनोड कैथोड, और एनोड और कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। फेराडेज लॉज इज फॉलोड। तो जैसा हमने कहा था फेराडे लॉज सॉल्यूशन के लिए होते हैं, यहां वो लॉज लगेंगे। क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मेटेलिक कंडक्टर के कंपैरिजन में यहां उल्टा होगा। यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है इसके एग्जांपल, जैसे H2O, वाटर जो है H2O, NaCl, AgNO3, यानी कि सॉल्ट्स, वाटर, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं इनको हम फिर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स को हम अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और वो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसके जो आयंस होते हैं वो 100% आयोनाइज होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 100% आयोनाइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट्स, इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही आते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 3 कैटेगरी आ गई, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड देयर सॉल्ट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो 100% आयोनाइज नहीं होंगे, और 100% आयोनाइज नहीं होंगे इसका मतलब ये है कि वो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होगा,
और इसके एग्जाम्पल जो हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। यानी जो वीक एसिड एंड वीक बेस हैं ये एग्जाम्पल हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के। याद रखने का तरीका, जो स्ट्रोंग होते हैं चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक होते हैं चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रोंग वाले स्ट्रोंग, वीक वाले वीक। नेक्स्ट देखें इसके बाद में जब बात चलती है इलेक्ट्रिसिटी की तो बात आती है एक सेल की। अगर हम सेल की बात करें तो यहां पर हमें दो तरह के सेल देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में हम दो तरह के सेल की डिस्कशन करेंगे। उसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, सेल विच ब्रिंग केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यानी कि वो बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और केमिकल चेंजेस होंगे। इन दिस टाइप ऑफ सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक। दूसरा सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें उल्टा होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर केमिकल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहां पर क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ सेल ऑल्सो ब्रिंग केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसमें क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। जिन सेल की हम बात करते हैं, जो सेल हम यूज करते हैं वॉचेज में या रिमोट में, इन सब में वो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए देखें इसके अंदर। अब सबसे पहले बात आ रही है इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करने को मिले तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए क्या होता है इसमें, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट on pass of the electric current through its aqueous solution or in its molten state is known as electrolysis। देखिए क्या है इसके कहने का मतलब, कि अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करें तो ऐसे में जो डिकम्पोजिशन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन, बॉन्ड ब्रेक डाउन जो होता है, इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इसमें, It involve oxidation process at anode and reduction process at cathode। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक्वस NaCl का एक एग्जांपल हमने लिया। NaCl एक्वस मीडियम में Na+ और Cl- में डिवाइड रहेगा। H2O भी डिवाइड होगा H+ OH- में। अब इसमें क्या होता है कि Na+ और H+ इन दोनों में से H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए H+ का रिडक्शन पहले हो जाता है कैथोड पर हाइड्रोजन H2 में। सिमिलरली Cl- एंड OH- में से Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए Cl- जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में। जिसका पोटेंशियल ज्यादा वो प्रोसेस पहले हो जाएगी, तो एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होंगे और इस तरह से हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिल जाएंगे। इसके बाद हम कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं इसी इलेक्ट्रोलाइसिस में, कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली टर्म है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से पहले हम इसी में एक और छोटी सी टर्म्स यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहें चाहे रेसिस्टिविटी कहें, इसका फॉर्मूला हमें दे रखा है, रो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है RA/L। R क्या है यहां पर, ये रेसिस्टेंस है, A जो है वो एरिया है इलेक्ट्रोलाइट का, सॉरी जितना वो इलेक्ट्रोड डिप रहता है इसके अंदर, और L जो है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। तो यहां पर इसका जो हम कहें इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस।
और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का इनवर्स यानी उल्टा ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसको के से शो करते हैं, कप्पा से शो करते हैं, ये होता है 1/ρ या कप्पा के इक्वल्स टू L/A इंटू आर। L/A जो है इसका एक अलग से नाम है सेल कांस्टेंट, L/A सेल कांस्टेंट, और इसकी जो यूनिट होगी L यानी लेंथ सेंटीमीटर में है और A जो है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट इसके बाद में एक और टर्म है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल, अभी तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जिसको C से डिनोट करते हैं, और C क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का उल्टा ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और इसमें यूनिट जो है इसकी ओम इनवर्स या महो, ओम इनवर्स या महो, ये इसके यूनिट आ गई। और यहां पर हम कहें C 1/R, तो C इक्वल्स टू 1/R। C क्या है 1/R, ये यहां इक्वल का साइन आपको इमेजिन करना है, C इक्वल्स टू 1/R। और यूनिट इसको हम क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, या तो महो या ओम इनवर्स, या एक अलग से इसमें है साइमन। साइमन ओम इनवर्स का ही एक तरह से फॉर्म है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये तो था इलेक्ट्रिकल, अब बात आ रही है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नाम हमने कहीं सुना है, हमने मोल कॉन्सेप्ट में सुना है इक्विवेलेंट वेट, तो वहीं से ये निकला है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या है ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है, ये पाई से डिनोट करते हैं इसको, पाई इक्विवेलेंट, और ये होता है K इंटू 100/C। K क्या था अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, 100/C क्या है कंसंट्रेशन, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है यही कंसंट्रेशन अपने को नॉर्मेलिटी में लेनी है, यही जो कंसंट्रेशन है, सॉरी ये कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में लेनी है, तो ये हो जाएगा पाई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K इंटू 1000/N, N यहां नॉर्मेलिटी। इसके बाद नेक्स्ट देखें मोलर कंडक्टेंस। अगर जो अभी हमने नॉर्मेलिटी की बात की, यही अगर हम मोलरिटी की बात करने लग जाए, यानी कि जो पाई m यानी मोलर कंडक्टेंस है इक्वल्स टू K इंटू 1000/C, 1000/C। C यहां पर क्या है कंसंट्रेशन, और यही कंसंट्रेशन अपने को अगर मोलरिटी में ले ले तो ये बन जाएगा मोलर कंडक्टेंस, और इसकी जो यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जैसे इक्विवेलेंट में यहां पर मोल इनवर्स की जगह क्या था इक्विवेलेंट इनवर्स, वैसे ही यहां पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये सब मोलरिटी और कंसंट्रेशन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहां से, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और आंसर इसका निकाल सकते हैं। अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं, जो हमारा सेकंड पेज ही था उसमें एक नाम आया था यहां पर फेराडेज लॉ, कि मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उसमें तो लॉ फॉलो होने होते हैं और सॉल्यूशन वाले में होते हैं। देखते हैं ये क्या है, दो हैं फेराडेज लॉ, जिसमें फर्स्ट ले रहे हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited during the pass of electric current is directly proportional to the quantity of electrical charge passed through the electrolyte। यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक्स में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कुछ पार्ट जो उसमें से इलेक्ट्रोलाइट है वो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड्स पर। अब वो इलेक्ट्रोड्स पर कितना डिपॉजिट होगा, तो उसका जो वेट होगा, डिपॉजिट होने का जो मास होगा, जो वेट होगा, वो जो उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी डिपॉजिटेड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पास्ड चार्ज, जितना चार्ज उसमें फ्लो हुआ है, पास हुआ है। और Q जो चार्ज होता है उसको हम IT भी बोलते हैं। I यहां पर क्या है, I यहां करंट है और T यहां पर टाइम है, करंट इनटू टाइम। तो और ये प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहां वो कांस्टेंट है Z यहां पर एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, वो तो था फर्स्ट लॉ, ये जो अभी हमने देखा था ये था W इक्वल्स टू ZIT, ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ में क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं दो अलग अलग सेल का, दो डिफरेंट सेल हैं, और उसमें हम जो चार्ज है या करंट जो है वो सेम करंट उसमें अप्लाई कर रहे हैं।
अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में सेम करंट को फ्लो किया जाए तो ऐसे में क्या होगा, जो उनके चार्ज का रेशियो होगा, सॉरी उसका जो डिपॉजिट होने वाले मास का जो रेशियो होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा वो। जैसे देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स then the amount of deposited substance at the respective electrodes are in the ratio of their equivalent mass। यही हम बात कर रहे हैं। तो जो मास जितना डिपॉजिट हो रहा है वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो में, W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। W1 जो है जो इलेक्ट्रोलाइट है E1 उसका इक्विवेलेंट वेट, W2 इलेक्ट्रोलाइट जो डिपॉजिट होगा वो E2 उसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था E प्रोपोर्शनल टू Z, ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है ये Z के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर ये आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां सिंबल आएगा, ये कांस्टेंट आएगा F है फैराडे कांस्टेंट, और F की वैल्यू जो होती है 96540 कुलाम, इतने कुलाम F की वैल्यू। तो F की वैल्यू अगर हम यहां पर रखते हैं तो जो E इक्वल्स टू आ रहा है 96540Z, या इसको सिंपल फॉर्म में बोल देते हैं E इक्वल्स टू 96500Z। Z वही कांस्टेंट है जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ठीक है, तो यहां इस पूरे में एक ये फॉर्मूला सबसे काम का है W1, ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनेंगे। इसके बाद है कोलराश लॉ। अभी तक हम बात कर रहे थे डिकम्पोजिशन की या डिपोजिशन की, अब हम बात करते हैं जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात जो थोड़ी देर पहले चली थी, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए कोलराश लॉ दिया गया है। तो कोलराश लॉ क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी हम ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो भी 100% आयोनाइज हो जाते हैं, ऐसा ओस्टवाल्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मान लिया जाता है। तो यहां पर हम देखें, अगर जैसे हमें एक NaCl का एक्वस सॉल्यूशन गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, और अगर हमें कंडक्टेंस, हमें मोलर कंडक्टेंस जो है, मोलर कंडक्टिविटी इसकी कैटायन एनायन की अगर हमें पता है, तो कैटायन एनायन को अगर ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी आ जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए उनके आयंस की कंडक्टिविटी का सम कर देंगे। इसका यूज कहां करना है अपने को, यूज क्या है इसका, तो एक तो इसका यूज है टू इवेलुएट इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसा हमने कहा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% आयोनाइज मान लिए जाते हैं। तो यहां पर हम जो यहां पर इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है उस पर जो सम कर देंगे कंडक्टिविटी का, वही आ जाएगी मोलर या फिर इक्विवेलेंट। इसके बाद नेक्स्ट है टू इवेलुएट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और हमें उसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी पता है और किसी कॉन्सेंट्रेशन पर कंडक्टिविटी पता है, तो हम उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसमें एक कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो रेशियो आ जाएगा यही होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का भी पता कर सकते हैं। कांस्टेंट जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और K इक्वल्स टू होता है C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, स्पेसिफिक जो कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। अब ये तो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब हम बात करते हैं ये तो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे और बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे। अब उल्टा होगा,
अब केमिकल चेंजेस करेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यानी अब जो सेल हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसमें हम देखें इट इज द डिवाइस इन विच डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज मेड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी और रेडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और इसमें एक एग्जांपल हम ले रहे हैं डेनियल सेल का। एक डेनियल सेल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम डेनियल सेल भी कह सकते हैं। और एक रिएक्शन बता रखी है इसके अंदर, Zn सॉलिड में है और एक्वस सॉल्यूशन में है Cu+2। अब ये Zn क्या करेगा, इस Cu+2 को इस एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा और Zn+2 बन जाएगा और ये कॉपर जो है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ये तो है रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को सेल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो सेल की फॉर्म में इस तरह से कन्वेंशनली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Zn/ZnSO4, यहां पर सॉल्ट ब्रिज जो दोनों को सेपरेट करेगा और CuSO4 CuS। ठीक है, ये यहां पर जो होता है कि रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट होगा, यहां पर ये रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट, यानी पहले रिएक्टेंट लिखते हैं फिर प्रोडक्ट लिखते हैं, रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट। यानी जो फर्स्ट जो है वो रिएक्टेंट है और दोनों के सेकंड जो है वो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। और सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा पार्ट होता है जो इनको सेपरेट रखता है। सॉल्ट ब्रिज जो अभी बात कर रहे थे हम, जो मिडिल में था, क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब होती है यू शेप, इस तरह से एक यू शेप ग्लास ट्यूब होती है, कॉटन प्लग लगे होते हैं साइड में और इसके अंदर ये जो जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं, जैसे अगार अगार जो जेल होता है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, KCl, KNO3, K2SO4, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कुछ इस तरह के रखे जाते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेम हो, कैटायन एनायन की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेम हो। फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन है इट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हमने एक एनोड चेंबर ले लिया, एक कैथोड चेंबर, अगर उन दोनों को कनेक्ट नहीं किया तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगी क्योंकि ओपन सर्किट हो जाएगा। और उसको क्लोज सर्किट करने के लिए हम यू शेप ये सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। अब सर्किट क्लोज हो जाता है, कंप्लीट सर्किट हो जाता है। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन इन टू हाफ सेल। जो हमने हाफ सेल कहा कि एक एनोड हाफ सेल, एक कैथोड, एक रिडक्शन हाफ सेल, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दोनों को कंप्लीट करने का काम कर रहा है सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें कैटायन भी है और एनायन भी, तो दोनों के अंदर कैटायन एनायन का अलग अलग यूज हो जाता है। हमने कहा मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, इसी तरह के हम सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे। नेक्स्ट है, हमने कहा दो इलेक्ट्रोड भी होंगे और वो इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड इलेक्ट्रोड और कैथोड इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रोड और जो सॉल्यूशन, उसमें जो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल जनरेट होता है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के अंदर, वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिड्यूस होने की टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल। जो कोई भी आयन जितना ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही हाई होगा, और जो जितना ऑक्सीडाइज होना चाहेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। यानी अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन हो तो हम बता सकते हैं कि कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा, कौन पहले रिड्यूस। जिसका पोटेंशियल ज्यादा वो प्रोसेस उतना ही इजी। जैसे यहां पर दे रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ ई ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन टू द रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम होते हैं, बस इनका साइन जो होता है वो अपोजिट होता है। जैसे अगर एक 5 वोल्ट है तो एक -5 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद है बाई कन्वेक्शन। अगर हम एक ट्रेडिशनल कन्वेक्शन देखें
तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसको हम एज ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कंसीडर करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल को हम कन्वेंशनली जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में काउंट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसी ना किसी एक रेफरेंस से बनाया जाता है। एक सबसे पहले हम देखें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब है कि को किसी से कंपेयर करना, किसी स्टैंडर्ड से किसी एक रेफरेंस से कंपेयर में, एक रेफरेंस के कंपेयर में जो पोटेंशियल होगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब है स्टैंडर्ड जो कंडीशंस होती हैं, STP NTP जो कंडीशन होती हैं। तो यहां पर देखिए द पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ऑन इट्स आयन ऑफ यूनिट मोलरिटी। मोलरिटी को हमने 1m ले लिया स्टैंडर्ड कंडीशन में और रूम टेम्परेचर को फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। तो कंडीशंस को हमने स्टैंडर्ड कर दिया। ऐसे में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहेंगे और इसको ई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर अगर ई नोट लगा दिया इस तरह से तो ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डेल्टा जी नोट वैसे ही ये ई नोट। अब एक ले रहे हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, किसी से तो कंपेयर करें, किसी को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा और हमें जो रेफरेंस दिया गया है, हम जिसको रेफरेंस मानते हैं वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसको हमने नाम दे दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या NHE मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पर देखें क्या होता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना गया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे ये बनाया जाता है। एक प्लेटिनम वायर है, यहां पर प्लेटिनम ब्लॉक है जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसमें मान लिया है। सॉल्यूशन होता है इसमें जिसकी pH 0 मानी जाती है, कंसंट्रेशन 1m और इसमें जो है हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रोड हो गया वो हो गया H2 और H+ का इलेक्ट्रोड। H2H+ का इलेक्ट्रोड जो होगा वो बन जाएगा। तो यहां देखें द SHE द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज फिक्स्ड एज 0, यानी इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 फिक्स कर दिया जाता है। जैसे अब ये रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहां हमने कहा H+ की फॉर्म में रहेगा, H+ जो होगा वो H2 में कन्वर्ट होगा और H2 जो होगा H+ में। जैसा हम जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पर H+ जनरेट होगा, कैथोड पर रिडक्शन होता है, यहां पर ये H+ H2 में कन्वर्ट होगा। और जब हम कह रहे हैं 1m अगर इसकी कंसंट्रेशन है और 1m की pH जो होती है वो 0 होती है, तो pH यहां पर 0 सॉल्यूशन की। इसके बाद हम बाकियों से कंपेयर करते हैं। अब ये तो स्टैंडर्ड हो गया। अब अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बात करते हैं। तो EMF और ई सेल पोटेंशियल, इसको हम नर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो हमें नजर आ रही है। तो टोटल सेल का EMF कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। हालांकि एनोड का क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हमने स्टैंडर्ड क्या कहा था, रिडक्शन। तो अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो आप क्या लिख सकते हैं, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो यहां पर आप प्लस साइन भी यूज कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी कैथोड का, अगर आपको एनोड का रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन दिया है, डायरेक्ट ऐड करें, या फिर सीधा से याद रखें कैथोड माइनस एनोड अगर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल हैं तो। अब फॉर ए सेल रिएक्शन, एक अगर सेल रिएक्शन देखें तो वो स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब उसका टोटल EMF सेल का वो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव कब होगा, जब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा मिलेगा, तब हमें जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलेगी। और जो नर्स्ट इक्वेशन है वो ये है कि ई सेल का EMF ई नोट सेल यानी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका फ्लो होता है,
जितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हो जाएगा यहां पर n। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है। इसके बाद जब हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इसके बेसिस पर हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रिपेयर की है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और यहां स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हैं वो बताए गए हैं। अब यहां पर देखें, ये टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो यहां स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है, और जब ऊपर आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका रिवर्स हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज। यानी कि जो नीचे आएगा वो पहले रिड्यूस होना चाहेगा, जो ऊपर आएगा वो पहले ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। यानी अगर लिथियम प्लस है तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, लिथियम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और F2 जो है ये रिड्यूस होना चाहेगा। F2 की प्रॉपर्टी होगी कि रिड्यूस होना चाहेगा, लिथियम की प्रॉपर्टी होगी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो अगर उल्टा सोचे तो यहां पर F2 जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और लिथियम जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो पहले आएगा वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और जो बाद में आएगा वो रिड्यूस होना चाहेगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें याद रखनी है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें याद रखनी है पूरी की पूरी। नेक्स्ट देखें इसके बाद में इसका यूज, कि क्या यूज है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी हमने कहा जो ऊपर आएंगे वो ऑक्सीडाइज, और मेटल की प्रॉपर्टी तो ऑक्सीडाइज होने की होती है। जो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा। तो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल, एक बार वापस देखें हम पीछे वाली स्लाइड में, एल्कली मेटल देखो ऊपर ऊपर क्या आ रहे हैं, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऊपर ही ऊपर ये सब आ रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी है बहुत ज्यादा है, केमिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इवन ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। लेकिन कुछ और मेटल जैसे डी ब्लॉक वाले जो हैं, Fe, Pb, Sn, NiCO, ये जो होते हैं कोल्ड वाटर से तो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन ये स्टीम से रिएक्शन कर लेते हैं, स्टीम से। इसके अलावा कुछ और होते हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम, कॉपर, Ag, Au, ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होते हैं, और ये क्या कहेंगे, डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ये वाटर से हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं कर पाते हैं रिएक्टिविटी कम होने की वजह से, ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी। इसके बाद इसका यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी होता है, कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पर जिस मेटल का जो SRP लो है, यानी जो ऊपर वाले हैं, वो डिस्प्लेस कर देंगे जिसका SRP हाई है, यानी नीचे वाले को। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आते हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, रिड्यूसिंग पावर यानी जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरों का रिडक्शन करेगा। तो यहां पर हम देखें रिड्यूसिंग नेचर जो होती है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम SRP इंक्रीज हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल। जो नीचे वाले थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जितना नीचे जाते जाएंगे उनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी। एज ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद EMF और फ्री एनर्जी में रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन EMF एंड फ्री एनर्जी? एक छोटा सा फॉर्मूला इसमें, माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू NF E नोट सेल। डेल्टा जी नोट जो डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी जो है NF E नोट, N जो फ्लो होने वाली इलेक्ट्रॉन है, F फेराडे, और E सेल जो है सेल का EMF। अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो नोट लगा देंगे, डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का EMF। और अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू -2.303 RT log K। क्या है यहां पर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्री एनर्जी से, या फ्री एनर्जी की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो अपने को डायरेक्ट याद रखने हैं।
इसके बाद है सम कमर्शियल बैटरीज। जब हम सेल की बात कर रहे हैं, बैटरीज की बात कर रहे हैं, तो कमर्शियल बैटरीज की बात कर लेते हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। दो तरह की बैटरी होती हैं ये, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। जो प्राइमरी सेल होते हैं इनका हम जो यूज करते हैं, द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड बैटरी देन बिकम डेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। तो जनरली जो सेल हम काम में लेते हैं, जैसे जो वॉचेज में सेल काम में लेते हैं, वो सेल जब एक बार यूज हो जाते हैं तो उन सेल को निकाल कर हम फेंक देते हैं, उनका रीयूज नहीं होता। तो प्राइमरी सेल जो होते हैं वो सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं, उसके बाद उनका रीयूज नहीं होता। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनका रीयूज हो जाता है, उनको दोबारा चार्ज कर लेते हैं हम। रिचार्जेबल जो बैटरी होती हैं, रिचार्जेबल बैटरी, उनको हम कहेंगे सेकेंडरी बैटरी। और यहां पर अगर हम देखें, प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है ड्राई सेल, मर्करी सेल, और सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये एग्जाम्पल भी इनके हमें ध्यान रखने हैं। एक एक करके दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ड्राई सेल की बात कर रहे हैं। प्राइमरी सेल में जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो ड्राई सेल का ले रहे हैं, और इस ड्राई सेल की ये कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें एक पिच सील होती है ऊपर, बीच में ग्रेफाइट जो है, कार्बन ग्रेफाइट है, MnO प्लस कार्बन का इसमें एक पेस्ट भरा होता है। ये पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का। अमोनियम क्लोराइड ZnCl2 का एक पेस्ट है, और जिंक एनोड। तो ग्रेफाइट जो है वो तो कैथोड का काम करेगा और जिंक जो है एनोड का काम करेगा। और इसमें रिएक्शन होगी। रिएक्शन क्या होगी? एनोड पर रिएक्शन ये होगी कि Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट होगा, और कैथोड पर क्या होगा? MnO2 और जो अमोनियम जो क्लोराइड का पेस्ट था ये MnO और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड में और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज होंगे, एक्सेप्ट होंगे, मूव करेंगे, और एनर्जी डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक बार अगर ये रिएक्शन हो गई, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहां पर एक बार अगर यूज हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, जितना NH4Cl ZnCl2 यूज होना था हो गया, उसके बाद में इसका रीयूज नहीं होगा। इसके बाद अब है सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल वो है जो रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल सेल। देखें इसके बारे में, व्हेन द सेल डिस्चार्ज इट ऑपरेट्स एज ए वोल्टिक सेल एंड द लेड इज ऑक्सीडाइज टू Pb+2 आयन। जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो जो लेड होता है ये Pb+2 आयन में क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड लेड प्लेट एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। लेड प्लेट जो होती है वो नेगेटिव चार्ज पे आ जाती है। देखें इसके अंदर, तो डिस्चार्ज जब हो रहा होता है तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो देखते हैं। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग Pb जो होता है Pb+2 में कन्वर्ट होगा, सल्फेट इसमें जो होगा वो PbSO4 बना लेगा, जिसका प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। ये तो हो गया एनोड पर ऑक्सीडेशन। कैथोड पर होगा रिडक्शन, और रिडक्शन से PbO2 जिसमें Pb+4 में है, PbO2 Pb+2 में कन्वर्ट होगा। अगेन ये Pb+2 SO4 जो है यहां पर, उसमें फिर से प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, तो फिर से PbSO4 बन जाएगा। यहां पर सेल की एक स्ट्रक्चर बना रखी है। ये है डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शंस। डिस्चार्जिंग में एनोड पर होता है +2 का फॉर्मेशन, और कैथोड पर Pb+4 जो है Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। रिचार्ज वाली जो रिएक्शंस है नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लेड स्टोरेज सेल की स्ट्रक्चर। इसमें ये जो कैथोड हैं ये डिप रहते हैं H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के अंदर, और लेड जो है, लेड Pb, ये तो है यहाँ पर एनोड का काम कर रहे हैं, और लेड डाइऑक्साइड PbO2 ये कैथोड। कैथोड है PbO2 और एनोड है Pb। तो एनोड पर Pb+2 में कन्वर्ट होगा, और कैथोड पर जो PbO2 है वो Pb+2 में कन्वर्ट होगा। हो गए तो दोनों ही +2 में कन्वर्ट, लेकिन एक जो न्यूट्रल से +2 में हो रहा है और एक +4 से +2 में हो रहा है, हो दोनों ही +2 में कन्वर्ट रहे हैं। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन। अब ये तो हो गया डिस्चार्ज। और एक ओवरऑल अगर हम इसको सम कर दें सभी रिएक्शंस को, जो हमने 4 रिएक्शंस देखी हैं, इनका ओवरऑल जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है Pb प्लस PbO2। ये था एनोड, ये था कैथोड। ये एसिडिक मीडियम H2SO4 हमने मिला रखा है, तो एसिडिक में H2SO4 हो गया, PbSO4 बनेगा और साथ में H2O बनेगा। इस पूरी प्रोसेस में जो EMF जनरेट होगा
वो होगा 2.041 वोल्ट। इतना वोल्ट ईएमएफ जनरेट होगा। फिर अब ये तो गया डिस्चार्ज, अब चलो रिचार्ज करते हैं इसको। तो रिचार्जिंग में क्या है, ड्यूरिंग रिचार्जिंग द सेल इज ऑपरेटेड लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू इट फॉर्म एंड एक्सटर्नल सोर्स। तो यहां पर क्या होगा, अब हम बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेंगे, यानी अब इसको रिचार्ज करेंगे। जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी रिचार्ज करते हैं, अपने फोन की बैटरी रिचार्ज करते हैं, वैसे ही हम इनको रिचार्ज करते हैं इलेक्ट्रिक लाइट, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करके। और देखो इसमें क्या होगा, जो PbSO4 बन के प्रेसिपिटेट बन गया था, वो प्रेसिपिटेट वापस इसमें कन्वर्ट होगा Pb में, Pb+4 में। ये जो Pb है ये वापस एनोड का काम करने लग जाएगा, PbO2 फिर कैथोड का काम करने लग जाएगा। और जब ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, रिचार्ज कंप्लीट हो जाएगा, तो यही रिएक्शन रिवर्स होकर डिस्चार्जिंग यानी कि सेल जो है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद में फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन है। बहुत इकोनॉमिकल होता है ये फ्यूल सेल, क्योंकि इसमें कोई भी आप देख रहे हैं कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा जिससे पोल्यूशन हो। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन लाइट गैसेस भी होती हैं। जनरली इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, इसके अंदर जो रिलीज होती है। इसका यूज स्पेस में किया जाता है, इस जो स्पेसशिप या जो हम काम में लेते हैं इनमें। तो देखें क्या होता है इसमें हाइड्रोजन जो गैस है ये एक्वस मीडियम में एनोड का काम करेगा। एनोड H2 जो है और OH, ये H2O का फॉर्मेशन होता है। यानी ये एनोड और कैथोड पर, एनोड पर हाइड्रोजन और कैथोड पर ऑक्सीजन का यूज होता है। ओवरऑल रिएक्शन ये होती है कि H2 और O2 मिलकर H2O बनाते हैं और इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम बोल देते हैं फ्यूल सेल। बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इसके अंदर। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक लास्ट टॉपिक दैट इज कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन कह सकते हैं इसको हम, कोरोजन या रस्टिंग। यहां हम आयरन की बात कर रहे हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ आयरन, देखिए एक डायग्राम से बताया गया कैसे होती है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहां पर जैसे ये एक आयरन सरफेस है, ये एक आयरन सरफेस है, इसमें वाटर प्रेजेंट है। आप जानते हैं वाटर की प्रेजेंस में ही रस्टिंग होती है। तो यहां पर जो फिगर ये क्या शो कर रहा है, द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन इज कॉन्टेक्ट विद वाटर फॉर्म द एनोड एंड द कॉन्टेक्ट विद एयर फॉर्म द कैथोड। तो जो एयर के कॉन्टेक्ट में है वो तो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। और जो वाटर के कॉन्टेक्ट में है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। अब देखो इसमें जो एयर के कॉन्टेक्ट में है, जैसा हमने कहा एयर के कॉन्टेक्ट में है वो क्या हो जाएगा, कैथोड। तो ये तो हो गया कैथोड, और ये हो गया एनोड जो वाटर के कॉन्टेक्ट में है, ये हो गया कैथोड। तो यहां पर जब एनोड कैथोड बन जाएंगे, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आयरन Fe से Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये Fe+2 जो है ये ऑक्साइड्स के साथ में H2O के साथ रिएक्शन करके इसके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कह देंगे, रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी Fe2O3 का फॉर्मेशन। और ये Fe2O3 में Fe कैसे बना, ये Fe क्यों बना, क्योंकि एनोड की तरह बिहेव करने लग गया, एनोड की तरह बिहेव करने लग गया तो Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये रस्टिंग ऑफ आयरन बन जाएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन का ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हमें बातें क्या ध्यान रखनी है, जो एयर के कांटेक्ट में Fe होता है ये तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये जो एयर के कांटेक्ट में है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह। और जो वाटर के कांटेक्ट में है ये कैथोड की तरह। वाटर के कांटेक्ट में कैथोड, एयर के कांटेक्ट में एनोड, ये इस तरह से। इसके बाद अगर हमें प्रिवेंट करना है कोरोजन से, तो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करें, हम आयरन को हम नहीं चाहते कि आयरन का कोरोजन हो, आयरन की सरफेस खराब हो, मेटल जो सरफेस है कोरोजन हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिंक कोटिंग। अब जिंक कोटिंग से फायदा क्या मिलेगा भाई, जिंक जो होता है इसका जो ईएमएफ है, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का, ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा होता है। यानी अगर इसका उल्टा देखें तो Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो +7.76 होगा।
ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसका उल्टा सोचो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक प्लस जिंक का ज्यादा होगा Fe की कंपैरिजन में, यानी इन दोनों में से Zn जो होता है ये पहले ऑक्सीडाइज होगा, Zn गेट ऑक्सीडाइज अर्लियर देन Fe। तो इस वजह से क्या होगा कि Fe तो सेफ रह जाएगा और जो जिंक सरफेस है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी केवल। तो इस तरह से जो आयरन है उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। कुछ और तरीका भी है कि इंस्टेड ऑफ कोटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल ऑफ आयरन द यूज ऑफ सच मेटल इज मेड एज सेक्रीफिशियल एनोड। तो ये जो कोटिंग हमने काम में ली है इसको हम ये काम में कह सकते हैं सेक्रीफिशियल एनोड की तरह बिहेव करता है ये जिंक। इसके अलावा हम देखें द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम कोरोजन इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो एक कैथोडिक प्रोटेक्शन भी होता है आयरन के लिए कि हमने क्या है एक जो कैथोड जिस पर क्या होना था रिडक्शन क्या है उसी को हमने चेंज कर दिया। देखो क्या होता है इसके अंदर कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड ए प्लेट ऑफ रिएक्टिव मेटल लाइक Zn और Mg, इसको हम क्या करते हैं इज बरीड बिसाइड द आयरन पाइप एंड और टैंक एंड कनेक्टेड बाय वायर्स। तो हम क्या करते हैं एक रोड बना एक इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं, किसका, जिंक का या Mg का, उसको हम वायर की हेल्प से रोड से इससे आयरन पाइप से इन सब से कनेक्ट कर देते हैं। अब इस तरह से क्या होगा कि जब आयरन पाइप से वो कनेक्ट हो जाएगा जिस आयरन पाइप को हम चाहते हैं कि प्रोटेक्शन करें इसका, तो उसमें क्या होगा हेयर आयरन बिकम कैथोड, आयरन तो बन गया कैथोड और क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल हमने कनेक्ट किए हैं तो मोर रिएक्टिव मेटल जो हैं वो एनोड बन गए। अब देखो क्या होगा ऑक्सीडेशन किस पर होगा, एनोड पर या कैथोड पर, एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है तो मेटल जो Fe है जो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है वो तो प्रोटेक्ट हो गया क्योंकि उसका तो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया एनोड का, तो इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। यानी हमने क्या किया, हमने आयरन को कैथोड बना दिया। हमने आयरन को कैथोड कैसे बनाया, मोर रिएक्टिव मेटल से उसको कनेक्ट करके, जो मोर रिएक्टिव होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, तो एक एनोड एक कैथोड, तो कैथोड जो आयरन है वो प्रोटेक्ट रह गया। तो इस तरह से कैथोडिक प्रोटेक्शन या फिर गैल्वेनाइजेशन इन सब से हम प्रिवेंट कर लेते हैं आयरन के कोरोजन को। तो ये था यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ब्रीफली हमने इसको डिस्कस किया है, काफी बड़ा चैप्टर था जिसको हमने एक शॉर्ट टाइम में डिस्कस करने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 2 to 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके नीट के अंदर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।